खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा का यह स्पेशल एपिसोड, खास मुलाकात। और इसमें हम काशीनामा पर चर्चा करेंगे, मतलब काशी राम जी से जुड़े संस्मरणों पे चर्चा करेंगे। और आज चर्चा के लिए मेरे साथ है खादिम अब्बास साहब इटावा से। इटावा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने खादिम साहब से रिक्वेस्ट किया था कि आपके जो संस्मरण है वो हमें सुनाए। थोड़ा सा इनका परिचय मैं देता हूं। 72 साल के हैं और डीएस फोर्स से लेकर बाम से जुड़े रहे। 1982 से कांशी राम जी के साथ इन्होंने काम किया है और 84 में जब बसपा का गठन हुआ उस सभा में ये भी मौजूद थे। उसमें ये भी मौजूद थे। इटावा विधानसभा क्षेत्र से 85 में इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है। इसके बाद 90 और 95 में हुए नगर पालिका परिषद के चुनाव में बसपा की ओर से चेयरमैन पद के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा। 91 में एक बार फिर इटावा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा इन्होंने। और उसके बाद दिलचस्प ये है कि कांशी राम जी पहली बार इटावा से लोकसभा चुनाव जीते थे उपचुनाव में। और उस समय खादिम साहब उनके इलेक्शन इंचार्ज थे। और उसमें जो कांशी राम जी ने कहा था सभा में कि मैं तो लोगों को देश भर में चुनाव लड़ाना चाहता हूं और खादिम मुझे यहां से चुनाव लड़वाना चाहता है, और हाथ उठाकर लोगों से हामी भरवाई थी। ठीक कह रहा हूं खादिम साहब? जी चलिए, शुक्रिया आपका। स्वागत है अंबेडकरनामा में। जी, पहले तो हम आपको इस बात के लिए मुबारकबाद दें कि आप बुनियादी तौर पर पहले शख्स हैं जो बहुजन समाज के महापुरुषों को बहुजन समाज से रूबरू करा रहे हैं। शुक्रिया। मानवर का जो हमने 20 साल तक हमारा उनका साथ रहा। वैसे तो हम सोशलिस्ट पार्टी छात्र विंग से जुड़े रहे और हमारे जो गुरु थे प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव, वो सोशलिस्ट पार्टी से सन 62 में और सन 67 में चुनाव जीते। और मानवर कांसी राम ने जब मामसेब बनाई, डीएस4 बनाया और अंत में जब बीएसपी बनाई, तो कानपुर मंडल जो पिछड़े वर्ग का मरकज कहलाता है, पिछड़े वर्ग की राजधानी कहलाता है, कानपुर मंडल का प्रभारी उन्होंने पूर्व विधायक प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव को बनाया। और वो हमेशा उनसे विचार विमर्श करने के लिए इटावा आते रहे। उनका जो मूल निवास था भरतना, वहां से वो उनके संपर्क में रहे। तो मानवर कांसी राम जी की खोज, मानवर कांसी राम जी ने जो उनकी खोज की, तो वो सामाजिक योद्धा थे और लगभग उम्र में मानवर कांसी राम से वो 18-20 साल बड़े थे। उनके माध्यम से नाम सुना करते थे मानवर कांसी राम का। बाम सेफ चला रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को संगठन, वो डीएस4 चला रहे हैं। तो हमने कहा प्रोफेसर साहब हमारी भेंट तो कराइए, कि वो तो आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, अब आप हो। तो उस समय उनका दौरा जो है वो इटावा जनपद के बाम सेफ के लोगों में होता था। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मानवर कांसी राम का जन्म उनकी ननिहाल पंजाब में बूंगा साहब में हुआ और उनकी परवरिश पंजाब के रोपर जिले खवासपुर गांव में हुई। तो उनका जन्म भूंगा साहब में हुआ, परवरिश उनकी जो हुई वो खवासपुर गांव में हुई। लेकिन मानवर कांसी राम का जो कर्म क्षेत्र था वो इटावा जनपद था। इटावा जनपद के बामसेब के साथियों ने, क्योंकि इटावा खान है और खान वो इसलिए कहलाती है कि जितने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े ऊंचे पदों पर एसटी के जो अधिकारी रहे हैं उसमें इटावा सर्वोपरि रहा है। इटावा खान कहलाता है आईएएस आईपीएस पीसीएस लोगों की। और जो यहाँ का बाबू तबका है उसने भरपूर तरीके से मानवर कांसी राम का साथ दिया और मानवर कांसी राम ने इटावा को मरकज बनाया। और जब इटावा कांसी राम जी आते थे तो एक तूफान सा आ जाया करता था। सामाजिक जनचेतना के आधार पर लोग उनको बड़े
मन से सुनते थे, मन से तन से धन से सहयोग करते थे। ये कांशीराम जी का इटावा से संबंध रहा। तो जब प्रोफेसर सहदेव सिंह 1962 में विधायक बने, 1967 में विधायक बने, उस समय लोहिया जी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, संसोपा। तो उन्होंने एक नारा दिया था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। इस नारे को लेकर सोशलिस्ट पार्टी के लोग चुनाव लड़ते थे, लेकिन प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव साइकिल से चुनाव लड़ते थे। उन्होंने इस नारे को विस्तार दिया और उन्होंने गली कूचे खेत खलियान में कहा, 15 लूट कर रहे हैं खासी, जागो जागो रे 85। ये इतिहास है प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव का। और मानवर कांशीराम जी उनके पास हमेशा आते थे, देश और दिशा की क्या दिशा होनी चाहिए उस पर मंत्रणा करते थे। और जब कांशीराम जी ने बामसेब बनाया तो सबसे पहले कानपुर मंडल का संयोजक प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव को बनाया। डीएसओर बना तब संयोजक कानपुर मंडल का बनाया। और जब बहुजन समाज पार्टी वजूद में आई 14 अप्रैल 1984 को, तो उससे पहले उन्होंने मानवर कांशीराम ने प्रोफेसर सहदेव सिंह से मंत्रणा की और उन्होंने एक उपाधि दी कि तुम जो अपनी बात कहते हो, फाउंटेन पेन से जो जनता को समझाते हो, तुम मील के पत्थर हो कांशीराम जी, और हम तुम्हें एक उपाधि से विभूषित करना चाहते हैं। हम तुम्हें 1585 का जनक मानकर अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तुमने वो काम किया कि जो भारत की धरती पर कोई नहीं कर पाया। वो क्या कर पाया? जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव ने, तुम उस माँ के लाल हो, तुम उस माटी में पैदा हुए हो जिस पंजाब का एक अपना इतिहास है, अपना एक चरित्र है, और तुमने जो पारी खींची है 1585 की, और आज तक भारत की धरती पर कोई ऐसा लाल पैदा नहीं हुआ जिसने 1585 का नारा बुलंद करते हुए जो सवर्ण जातियां हैं उनको अपने से दूर रखा। और जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज को संगठित करने का आपने काम किया। और जब बहुजन समाज पार्टी वजूद में आई तो किसी भी सवर्ण क्लास को आपने टिकट नहीं दिया। तो ये तुम्हारा जो कारनामा है, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, तुम रहोगे नहीं रहोगे, लेकिन ये कारनामा तुम्हारा इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाएगा कि भारत की धरती पर एक ऐसा जाबाज सेनापति पैदा हुआ था जिनने 1585 की अलग जगह कर पारी खींचकर कुश्ती लड़ी, 15 एक तरफ करे और 85 एक तरफ करे। तो कहने का आशय ये है कि आज जो कांशीराम जी से हमारा संपर्क हुआ वो भी एक इत्तेफाक है। हम मानवर कांशीराम को प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव के माध्यम से उनकी शख्सियत को पहचानते थे, जानते थे, लेकिन कभी हमारा उनका आमना सामना नहीं हुआ। सन 1982 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एक सहयोगी साथी सादिक शाहनवाज खां, जो फरकाबाद जनपद के रहने वाले थे, कायमगंज तहसील में उनका मकान था, उसमें उस सादिक नवाज खान ने, आरपीआई के बहुत बड़े लीडर थे, संघ प्रिय गौतम और आपके बीपी मौर्य जैसे लोग उनके जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे सादिक नवाज खान के। और तब हम लोग जब सामाजिक कार्यक्रम होता था तो हम लोग भी उसमें सहभागिता करते थे। सोशलिस्ट पार्टी में जरूर थे, लेकिन जो सामाजिक आंदोलन होता था इटावा जनपद में, सारे लोग एक मत होकर एक विचारधारा में मोती तरफ पुरकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया करते थे। तो मानवर कांशीराम का एक तरीके से जो मरकज है, जो केंद्र है, वो इटावा जनपद है। और इटावा जनपद को उनके माध्यम से मिशनरी साथियों ने इतना जबरदस्त तैयार किया, उसकी उल्लेख हम आपसे अभी करेंगे। तो मानवर कांशीराम जब, तो वहां पर जो सादिक नवाज खान है, जो आईपीआई के बहुत बड़े नेता थे, कायमगंज में 14 अप्रैल को 82 को एक उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया। उसमें देश भर के कबीरपंथी, संत रामदास के लोग, पेरियार, यानी जितने भी सामाजिक संगठनों के लोग थे, वहां बड़े बड़े मनीषी, चिंतक, विचारक इकट्ठे हुए थे। मानवर कांशीराम उस मंच पर विराजमान थे। हमें नहीं मालूम था कि यहाँ मानवर कांशीराम है, क्योंकि प्रोफेसर सहदेव सिंह ने
उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। इससे उनकी कदकाठी का आप अंदाजा लगा सकते हैं, पूर्व विधायक प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव का, कि समाज के प्रति उनका कितना समर्पण था, कितना त्याग था, कितनी उन्होंने जागृति पैदा की कि जहां पूरे देश भारत के अम्बेडकरवादी हों, पेरियार के लोग मानने वाले हों, जहां बड़ी से बड़ी हस्तियां संत रविदास कबीर पंथी हों, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता 14 अप्रैल 1982 में प्रोफेसर सहदेव सिंह यादव ने की। तो हम उस समय, हमारी दाढ़ी नहीं थी, हमारे मूछें भी नहीं थी, हम बिल्कुल युवा थे एक तरीके से। तो वहां मानवर कांशी राम विराजमान थे, हमें पता नहीं था, लेकिन प्रोफेसर सहदेव सिंह अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्होंने एक पर्ची सादिक नवाज खान, जो उस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक थे, उनको थमा दी। 2-3 वक्ता लोग बोल चुके थे, उनकी बात बड़ी सारगर्भित और बड़ी मार्मिक बातें थी। उसके बाद उन्होंने हमारा नाम बोल दिया। हम सकपका गए। जहाँ इतने बड़े मनीषी बैठे हों, देश भर के लोग इकट्ठे हुए हों, तो प्रोफेसर साहब ने हमको इशारा किया कि अपनी बात कहिए। तो हम मंच पर उपस्थित थे, प्रोफेसर साहब की वजह से मंच हमको मिल गया था। तो जब हम माइक पर आए, तो हमने 14 अप्रैल 1982 को, वो सारी चित्र हमारे सामने है, हम आपसे बात कर रहे हैं और वो चित्र हमारे सामने है। हमने कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि आदमी जानवर बन गया है। जातियां जानवरों में होती हैं, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गधा, घोड़ा, ऊंट, हाथी, गाय, भैंस, और किसी के पूंछ है, किसी के सूंड है, किसी की लंबी गर्दन है, किसी के सींग है। हम मानव जात के लोग हैं। इस मानव जात के लोगों को, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, उनको षड्यंत्रकारियों ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपना गुलाम बना लिया है। बिना प्रेम सद्भाव के जानवरों के ग्रोह तो जिंदा रह सकते हैं, इंसान एक पल जिंदा नहीं रह सकता। हमने उस मंच से अपनी बात साझा करते हुए कहा कि समाज सुधारक, नारी उद्धारक, युग पुरुष, भविष्य दृष्टा, दलित शोषित समाज के मसीहा, संविधान निर्माता, महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जहां सहनशीलता की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहां क्रांति जन्म लेती है। आज कायमगंज की धरती में, जो इस मंच पर बड़े बड़े मनीषी देश भर के बैठे हुए हैं, इस पर कबीर पंथी भी हैं, संत रविदास के मानने वाले भी हैं, जितने महापुरुष हैं, बड़े बड़े मनीषियां बैठे हुए हैं, उस क्रांति ने, जिसका सपना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था कि जहां सहनशीलता की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहां क्रांति जन्म लेती है। उस क्रांति ने कायमगंज में, फरीदाबाद जनपद में, इस धरती पर जन्म ले लिया है कि आज इस मंच पर बड़े बड़े मनीषी बैठे हुए हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरे साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, और वो बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब तक भारत की धरती पर ब्राह्मणवाद रहेगा, ये देश बर्बाद रहेगा। जब तक भारत की धरती पर ब्राह्मणवाद रहेगा, तब तक समाजवाद और साम्यवाद की कल्पना करना व्यर्थ है। लोग ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, मनुवाद की बात करते हैं, लेकिन खादिम अब्बास ने ब्राह्मणवाद का विश्लेषण किया और अपनी बात इस अंदाज में कही, और ये अंदाज ये था कि महतों में 2 जातियां, हेला और लालबेगी, दोनों टट्टी उठाते हैं, लेकिन एक दूसरे का छुआ हुआ नहीं खाते हैं। तो ब्राह्मणवाद इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस ब्राह्मणवाद को हम लोग अपनी खोपड़ी पे लाकर घूम रहे हैं। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, अन्याय अत्याचार, जो व्यवस्था टिकी उस है, हम उसे ब्राह्मणवाद कहते हैं। और महत्वों हमारे सामने हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ऊपर हैं, पाखाना टट्टी उठाते हैं, लेकिन इनमें भी इतना ऊंच नीच भेदभाव है, ये एक दूसरे का छुआ हुआ नहीं खाते हैं। तो चोर, लुटेरा, डाकू, दूध, मलाई, रबड़ी सब खाई जा रहा है, वो टुकुर टुकुर खा रहा है, वो टुकुर टुकुर देख रहा है। हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। जिस समय बहुजन समाज आपस में इंसानी भाईचारा पैदा कर लेगा, ऊंच नीच छुआछूत का भाव खत्म कर देगा, ब्राह्मणवाद और मनुवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसको जिंदा रखने वाले लोग
वो लंग नहीं है, हमारे शत्रु नहीं है, हम मतलब अपने शत्रु हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रोफेसर साहब, हमने जो हम अपनी बात को चुटकुलों में, कहावतों में मतलब कहने पे विश्वास करते हैं, तो हमने वहां 3 बातें कही थी। 3 बातें तो ये कही थी। पहली बात तो ये है कि ताश के 52 पत्ते होते हैं, तो उसमें बादशाह बेगम गुलाम की अहमियत होती है। गुलाम भी इतना शक्तिशाली होता है कि पहले से दुखी सबको पीटता है। हमने इस ताश के पत्ते 52 पत्तों का जो खेल बताया, तो हमारा आशा कहने का ये था कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें, उस सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण बादशाह है, बेगम ठाकुर है और गुलाम बनिया है। और गुलाम भी इतना शक्तिशाली है कि समाज रूपी जो दहला है, यादव, लोधी, काची, गडरिया, तेली, तमोरी, दर्जी, बुर्जी, कहार, कुमार, लोहार, सुनार, यानी कि जो 3743 जातियां पिछड़े वर्ग में हैं और सब मिलाकर 6000 जातियां हैं, ये उन्हें पीटता है। तो हम लोग अगर दुखी हो एका मिल जाए तो इक्का होता है। अगर गुलाम कितना शक्तिशाली है कि दहला यादव को पीट रहा है, दहला लोधी काची को पीट रहा है, काची अच्छा सत्ते को पीट रहा है, तो लोधी काची गड़ेदिया को पीट रहा है, तेली तमोली को पीट रहा है। इस तरीके से जो हम भागों में विभाजित हैं, अगर हम लोग दहला दुखी मिलता तो इक्का बनता है, इक्का बच्चा को भी पीटता है, इक्का बेगम को भी पीटता है, इक्का गुलाम को भी पीटता है। तो हमने कहा 3 तरह के गुलाम होते हैं। एक, हम 3 पंछी जानते हैं। एक पंछी का नाम है तोता, तोता गुलाम। एक होता है तीतर गुलाम, एक होता है कबूतर गुलाम। ये कबूतर गुलाम कौन है? सबसे ज्यादा आजादी के बाद अगर किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है वह मुस्लिम समाज, ये कबूतर गुलाम है। इसको उन्होंने कबूतर की शक्ल में अपने सामने गुलाम बनाकर रखा हुआ है। जब बिल्ली आती है तो ये कबूतर गुलाम होता नहीं है, एक कबूतर की जो सफेद पुतली होती है उसकी आंख के ऊपर आ जाती है और बिल्ली के मुंह में गर्दन कबूतर की चली आती है। तो मुसलमान का इस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। अब हम यादव, लोधी, काची, गड़ेरिया जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको हम तीतुर गुलाम कहते हैं। और तीतुर गुलाम क्या है कि आपने देखा होगा तीतुर बाज होते हैं, वो आपस में तीतुरों को लड़ाते हैं, किड़ी काका एक दूसरे को लहूलुहान कर देते हैं। तो हमने कहा ये तीतुर गुलाम जो है, आप पिंजरे की खिड़की खोलिए, तीतुर निकलेगा, किड़ी काका खेत में जाएगा तो मिट्टी खाएगा, दीमक खाएगा, लेकिन ये उसकी खुराक है। ये जो सवर्ण समाज का जो मठाधीश है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पोषक है, जो मनुवादी संविधान को बनाए रखना चाहता है, और फिर उसने पुचकारा और किड़ी काका ये पिंजरे पिंजरे पहुंच जाता है। और जो दलित समाज है, अनुसूचित जात जनजाति, शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स, ये गुलामी इसको पसंद नहीं है। इसे सबक लेना चाहिए हमारे पिछड़े वर्ग को, इसे सबक लेना मुसलमान भाइयों को। वो क्या करता है कि उसको जब तोते को पिंजरे में रखा जाता है, दूध, मलाई, रबड़ी, नाशपाती, बढ़िया सा बढ़िया भोजन कराओ, खाता है, लेकिन भूल चूक से अगर खिड़की खुल जाए तो टाए टाए करके उड़ जाता है। उसको गुलामी पसंद नहीं है। सब कुछ माल मलीदा खाने के बाद भी वो पिंजरे में वापस नहीं आता है, वो उड़ जाता है, उसे गुलामी पसंद नहीं है। इसलिए मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने तुम्हें बंधक बना रखा है, अगर आजादी मिले तो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पता नहीं चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में, जहां आरएसएस का नार गड़ा हुआ है, ये फिरका परस्त जमात, सांप्रदायिकतावादी जमात, इसका नार कहां गड़ा हुआ है? नागपुर में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अप्रैल 1956 अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में धर्म परिवर्तन किया था। और क्या कहा था? हिंदू धर्म में जन्म, हिंदू धर्म में जन्म। 14 अक्टूबर बता रहे हैं ना सर, 14 अक्टूबर 1956, 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहब ने जब धर्म परिवर्तन किया तो क्या 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 किया कि हिंदू धर्म में जन्म लेना या ना लेना मेरे अधिकार की बात नहीं थी, लेकिन यह मेरे अधिकार की बात है, मैं किस धर्म में मरूं। उन्होंने कहा हिंदू धर्म का परित्याग करते हैं जिसमें कुत्ते बिल्ली मंदिर में जा सकते हैं, कुएं में चढ़ सकते हैं, पोखर से पानी पी सकते हैं, लेकिन मानव की औलाद ना तो मंदिर में चढ़ सकती है, ना कुएं से पानी पी सकती है,
न पोखर में पानी पी सकती है। ये धर्म नहीं अधर्म है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो अपने तरीके से धर्म परिवर्तन किया, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं कराई। पंचशील को तो अपनाया, लेकिन अपने अन्यायों को 22 प्रतिज्ञाएं भी मतलब कहना का जो की है, उसका मूल कारण क्या है? वो उसका मूल कारण ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते थे कि हमारा बहुजन समाज दलिया समाज है, भोला समाज आदिल है। साहब, बहुत आदिल साहब, जी सर। आदिल साहब, मैं जी आज सर। कांशी राम जी पे आपके संस्मरण जानना चाहता हूँ कि जब आपने पहली मुलाकात हुई, स्टेज पे हुई। जी सर, वही तो मैं तो बस आधे सेकंड की बात है। जब हाँ, हमने अपनी ये बात की, वो एक बहुत हसीन, जमील, खूबसूरत व्यक्ति आते हैं, पीछे से हमें अपनी बाहों में खींच लेते हैं। ये हमारा, हम नहीं जानते थे किसने हमें बाहों में खींचा, कौन शख्सियत है, इतनी खूबसूरत शख्सियत, इतनी लाजवाब शख्सियत। उन्होंने हमें खून ली, अपनी बाहों खींच लिया और हमारी उन्होंने पीठ थपथपाई और हमने अपनी वाणी को विराम दे दिया और बैठ गए। 5, 6, 7 लोगों के बाद फिर मानवर कांसी राम का नाम पुकारा गया कि इस मंच पर कांसी राम जैसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने एक इनकलाब कर दिया है, एक व्यवस्था के खिलाफ बगावत कर दी है। सादिक नवाज खान का मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि माइक पे आए वो अपनी बात कहें। जब वो माइक पे खड़े हुए तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ये शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत जिसका हम नाम सुना करते थे प्रोफेसर सैयद सिंह यादव से, आज वो शख्सियत इस मंच में मौजूद है और उन्होंने हमें गाँव में खींच लिया। यहाँ से हमारा मानवर काशी राम का साथ शुरू होता है और हमने उनके साथ सन 82 से लेकर जब तक बहुजन समाज मूवमेंट चला, हम जैसे तमाम मिशनरी साथियों ने 25-25 हजार किलोमीटर साइकिल चलाई। अभी आपने हमारा परिचय दिया, हम 85 में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले हाथी निशान से चुनाव लड़े। हम भी साइकिल से चुनाव लड़े और हमने पूरी अपनी विधानसभा क्षेत्र का दौरा साइकिल से किया और बहुत अच्छा वोट हासिल किया। हम चेयरमैनी के चुनाव लड़े, वो भी साइकिल से लड़े, फिर दोबारा लड़े, तब भी साइकिल से लड़े। लेकिन जब 1991 में चुनाव हुआ, वो चुनाव भी हमारा साइकिल से हुआ। तो बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी लोगों को मानवर कांसीराम चुनाव लड़ाते थे और हमारा 2 मकसद कांसीराम जी का होता था। एक तो हमारे लोग चुनाव लड़े और दूसरा चुनाव लड़ने के साथ साथ वो समाज में जागृति पैदा करें, चेतना पैदा करें और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को आगे करें। तो मानवर कांसीराम हम लोग नारे लगाया करते थे। बाबा साहब का दूसरा नाम कांसी राम, कांसी राम। बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसी राम करेंगे पूरा। कांसी राम तेरी नेक कमाई, तूने सोची कौन बगाई। तो हमने कांसी राम के साथ, हमें इस बात का गर्व हासिल है। ये हमारे मंच से कहते हैं और साहब बहुजन समाज पार्टी के सब मिशनरी जानते हैं कि जितना मंच हमने मानवर कांसी राम के साथ साझा किया, तब मिला दो बहुजन समाज पार्टी के लोगों को इतना सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ है जितना मानवर कांसी राम ने। उन्होंने हमको स्टार स्पीकर बनाया। स्टार स्पीकर बनाने के बाद पूरे हिंदी बेल्ट में घुमाया। कलकत्ता मैदान में जब मीटिंग हुई बंगाल में, तो मानवर कांसीराम अपने साथ ले गए। पटना के गांधी मैदान में विशाल जनसमूह हो गया, मानवर कांसीराम ने अपने साथ रखा। मुंबई मुंबई कहलाता था, बाबा साहब ठाकरे, कांसीराम का जो मिशन था, उस मिशन को कांसीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया बोट क्लब के मैदान में। और बोट क्लब के मैदान में जो लोग वहां पहुंचे थे, उस मैदान में तमाम मिशनरी साथी पूरे देश भर के साइकिल यात्राओं के माध्यम से गली गांव कूचे को जागृति पैदा करते हुए, चेतना जगाते हुए, जागरूकता पैदा करते हुए, जब हम लोग दिल्ली बोट क्लब के मैदान में पहुंचे, तो मानवर कांसी राम ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बनाना बहुत आसान काम था। मैंने चुटकी बजाई और चुटकी बजाते हुए हमने बहुजन समाज पार्टी बना ली। ये बहुजन समाज पार्टी तथागत गौतमपुर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका भला हो, सब सुखी रहें,
उस आधार पर ये बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो ये बहुत आसान काम था बहुजन समाज पार्टी बनाना, लेकिन एक झंडे तले खड़ा करना बहुजन समाज को बहुत मुश्किल काम है। और ये मुश्किल काम आसानी से किया जा सकता है। कारण भी बताया, निवारण भी बताया। और ये मुश्किल काम बहुत आसानी से किया जाता है कि 6,000 जाति, 6,500 जातियों में विभाजित टुकड़ों को अगर हम एकता पैदा कर दें, भाईचारा पैदा करें, तो हम ये मुश्किल काम आसान कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब, मानवर कांशीराम खुली किताब थे। उन्होंने मिशनरी साथियों को सामने वोट क्लब के मैदान में 14 अप्रैल 1984 कह दिया था कि हमने बहुजन समाज पार्टी बना ली है, अब हमारा परिवार बहुजन समाज है। हमने आज ये प्रतिज्ञा कर ली है कि हमारा घर से, परिवार से कोई संबंध नहीं है, अब हमारा अगर परिवार है तो बहुजन समाज है। दूसरी चीज उन्होंने कही, जनता को विश्वास दिलाया कि कांशीराम जीवन भर अविवाहित रहेगा, कांशीराम शादी नहीं करेगा। और तीसरी बात क्या कही कि कांशीराम की ना तो कोई चल संपत्ति होगी ना अचल संपत्ति होगी। कांशीराम ने उसको और आगे बढ़ाया, हमारा किसी बैंक में बैंक बैलेंस नहीं होगा। ये बात किसने कही? मानवर कांशीराम ने। और मानवर कांशीराम ने जो सबसे अपीलिंग बात कही, वो बात ये थी कि हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी नहीं होगा। एक कार्यकर्ता की भांति काम तो कर सकता है, समाज का जागरूकता पैदा कर सकता है, लेकिन हमारे परिवार का कोई व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी नहीं बनेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मानवर कांशीराम 1982 हम उनके साथ रहे। उनके पास एक अटैची हुआ करती थी, उसमें अटैची में एक टिक्कर लगा हुआ था। हम समझते ये पहचान का टिक्कर है। हमने साहब इसमें क्या है, ये टिक्कर कैसा लगा हुआ है कि अब बात तू हर बात पूछ लेता है, तो कहने लगे खोल के देख ले क्या है। तो उसमें कोई सुलाग था, उसको छुपाने के लिए वो टिक्कर लगा हुआ था। कांशीराम की जमा पूंजी थी। और जब 9 अक्टूबर 2006 में मानवर कांशीराम ने सारी दुनिया से कूच किया, क्या मैं और बता दूं आपको, मानवर कांशीराम का निधन इस दुनिया से वो कूच किए 8 अक्टूबर को और शो किया गया 9 अक्टूबर को। उस वक्त मानवर कांशीराम निगम बोध घाट पर हम भी इटावा से पहुंचे थे। हमारे साथ पूर्व कमिश्नर शिवराम सिंह दोहरे, एक नौजवान लड़का था ब्रजेंद्र कुमार। हम लोग चलती हुई गाड़ी में यहाँ से भागते भागते पहुंचे। बताइए, बुजुर्ग आदमी पूर्व कमिश्नर शिवराम सिंह दोहरे, वो मतलब कहना का डंडे से लटक गए पीछे से, हम लोग उनको जबरदस्ती ले गए। ये चाहत थी मानवर कांशीराम के दर्शन के लिए, उनकी अंत्येष्टि के लिए जाने से पूर्व उनका वो नहीं रखा गया लोगों के लिए दर्शन के लिए। बहुत जल्दी, बहुत तेजी के साथ उस महापुरुष को अंतिम विदाई दे दी गई। इसका कारण क्या था है, जब हम निगम बोध घाट पर पहुंचे तो हमारे बगल में मानवर कांशीराम के परिजन रो रहे थे, बिलख रहे थे, क्योंकि कोई कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि 300 गज दूरी से आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तो मानवर कांशीराम के साथ, उनके मिशन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है। मुझे अफसोस है, हमारे लोग आज भी मानवर कांशीराम के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में मानवर कांशीराम ने इस फानी दुनिया से कूच किया, उसके लिए संघर्ष करने को तैयार नहीं है। ये आज बहुजन समाज पार्टी, क्या मानवर कांशीराम ने जो संकल्प लिया था, जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वही बहुजन समाज पार्टी है? मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ। 14 अप्रैल 84 बनने के बाद पहला इलेक्शन हुआ लोकसभा का। उस लोकसभा में इटावा से हम लोग लाल सिंह लोधी पीटीआई के लिए टिकट मांगने साहब से गए थे। वहां मुजफ्फरनगर से लताफत अली खां बहुजन समाज पार्टी से मानवर कांशीराम से टिकट मांग रहे थे, और वो ये कह रहे थे मैं सब 2 टिकट दे दूं। लताफत अली खां से मानवर कांशीराम बोले कि 2 टिकट क्यों दे दें, मेरे पास तो टिकटों का जखीरा है, भंडार है, तू जितने चाहे टिकट ले जाए, 2 क्यों मांगता, हम तो 20 टिकट देते हैं, 20 टिकट ले जाए। लताफत अली खां जो पूर्व पार्लियामेंट मेंबर कभी कांग्रेस से रहते थे, उन्होंने नहीं साहब, हमें 2 टिकट चाहिए। एक तो मैं मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, और उसकी बगल वाली सीट जो है कैराना, वहां से हम एक लड़की को चुनाव लड़ाना चाहते हैं।
उसका नाम मायावती है, आप हमें 2 टिकट दे दीजिए। मानवर कांशीराम ने कहा वो दूसरा कैंडिडेट है कहाँ, कि साहब वो भी आपके पास हम लाएंगे, हम तो इस टाइम टिकट मांगने आए हैं, आप हमें 2 टिकट देने की हामी भर दें। मानवर कांशीराम ने 2 टिकट लताफत अली खां को दे दिए और उन दूसरा टिकट मायावती चुनाव लड़ी। और 1984 में जो चुनाव हुआ उसमें हम समझते हैं एक आदमी को छोड़ के सारे लोगों की जमानत जब्त हो गई। वो जमानत बची थी लताफत अली खां की, उन्हें 1 लाख से ऊपर वोट मिले, मायावती को 42,000 वोट मिले और हमारे लाल सिंह वर्मा एडवोकेट को 37 समथिंग वोट मिले, 37,000। मानवर कांशीराम ने ऐलान कर दिया कि चुनाव आयोग ने धांधली की है, हमारा वोट लुटवाया है। मानवर कांशीराम ने चुनाव आयोग का दफ्तर घेर लिया कुछ दिनों बाद। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज लोग हजार हजार पेज की पुस्तकें छपाकर इतिहास को मटिया मैट करना चाहते हैं। और मानवर कांशीराम ने बिजनौर का उपचुनाव हुआ, वहां से बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार चुनाव लड़ी। जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता रामविलास पासवान चुनाव लड़े और मानवर कांशीराम ने उस उपचुनाव में मायावती जी को खड़ा कर दिया और स्टार स्पीकर के रूप में उन्होंने हमको बिजनौर बुला लिया। और बिजनौर बुलाने के बाद वो चुनाव हुआ और उसमें मीरा कुमार चुनाव जीती। सेकंड पोजीशन रही रामविलास पासवान की। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छी बात हुई, वो ये हुई कि बहुजन समाज पार्टी ने वहां से सम्मानजनक वोट पाए और समाज जब मीरा कुमार के साथ पासवान के मुकाबले जब मायावती को मानवर ने लड़ाया चुनाव, तो बहुत बहुत दूर तक प्रचार प्रसार हुआ। आज स्थिति क्या है, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। मानवर कांशीराम इटावा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो तो चाहते थे, उनका तो एक मकसद था, एक उद्देश्य था कि पार्टी का प्रचार प्रसार कैसे हो। तो जो बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे, जैसे वो राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े अमेठी से, जैसे विश्वनाथ प्रसाद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े इलाहाबाद से, तो उससे प्रचार प्रसार हुआ, जन जन तक बहुजन समाज पार्टी की बात पहुंची। तो मानवर कांशीराम जी वैज्ञानिक थे, तो वो प्रयोग करते थे नाना प्रकार के और बहुजन समाज पार्टी को खड़ा कर दिया 1991 में। अच्छा, फिर जब बिजनौर में चुनाव हार गए और जब जनरल चुनाव हुए तो मायावती वहां से पहली बार बिजनौर से चुनाव जीती। हम लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया था मिशनरी साथियों ने गांव गली में, फिर कोई टिक नहीं पाया। और फिर दोबारा जब चुनाव जनरल चुनाव हुए तो कोई नहीं जीत पाया। मायावती पहली बार बिजनौर से सांसद बनी। 1991 में मानवर कांशीराम ने इटावा विधानसभा क्षेत्र से खादिम अब्बास को और लोकसभा का चुनाव लाल सिंह लोधी पीटीआई को लड़ाया। जसवंत नगर जो मुलायम सिंह का जहाँ नार गड़ा हुआ है, वहां एक फौजी थे हमारे रिटायर्ड फौजी हरनारायण सिंह यादव को चुनाव लड़ाया। और जब चुनाव हुए तो इतना शानदार चुनाव हुआ, इतना लाजवाब चुनाव हुआ। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे। सजपा उनकी पार्टी थी, वो सजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समाजवादी जनता पार्टी के। और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश सजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। चुनाव हुआ, चुनाव इतना हाई फाई था कि सारे लोगों ने ये मान लिया कि अब इटावा लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और उसके 2-3 एमएलए भी चुनाव जीतेंगे। मुलायम सिंह भड़बड़ा गए। मुलायम सिंह ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इटावा लोकसभा और इटावा लोकसभा में पड़ने वाली 5 विधानसभाओं का चुनाव लुटवा लिया। जब चुनाव लुटवाया तो सारे राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, सारे लोगों ने शिकायत की। टीएन सेशन ने सारे पार्टी के लोगों को दिल्ली बुलाया। हम लोग वहां टीएन सेशन से जूझ गए और नतीजा ये हुआ कि ये महसूस हुआ कि अब चुनाव रद्द हो जाएगा। हम लोग मानवर कांशीराम के पास गए कि इटावा का चुनाव रद्द हो जाएगा। टीएन सेशन से अपनी व्यथा, अपना दुख प्रकट करके आ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये चुनाव रद्द हो जाएगा। तो मानवर कांशीराम हम लोगों से बोले, लाल सिंह लोधी पीटीआई थे, चंद्रमान सिंह काची थे, खादिम अब्बास थे, हरनारायण यादव थे, मोहर सिंह थे, इन लोगों से बोले कि देखो भाई, अब तुम अभी से जाकर तैयारी करो। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन अब्बास तू बोलता है कि चुनाव रद्द हो जाएगा, तो अभी से जाकर तैयारी कर लो।
और हम तुम लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। हम लोग मन बना के गए थे कि हम लोग कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मानवर कांसी राम अगर चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। तो मानवर कांसी राम को हम लोगों ने जबरन को ना नुकुर करते रहे, हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। तो हमने कहा, कहने लगे तू ये कैसा कहता है कि तू चुनाव हमको लड़ना चाहिए। हमने इसलिए कहते हैं साहब कि चुनाव मुलायम सिंह ने जो लुटवाया है, अगर हम लोगों की फिसड्डी हालत होती तो चुनाव नहीं लुटवाता। उसने तो जानबूझकर ये कहा कि इटावा में मेरा नार गड़ा हुआ है, अगर इटावा में बहुजन समाज पार्टी जीत गई, सर्वाइव हो गई, तो हमारी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो मानवर कांसीराम बोले कि हम तुम्हारी बात पे ध्यान देंगे। तो हमने ध्यान क्या दोगे, आप एक सर्वे करा लीजिए। तो मानवर कांसीराम ने फिर 3 लोगों को कहने हम भेज दें, तुम्हारे साथ बहुत काम किए इन्होंने, रामाधीन अहिरवार, दद्दू प्रसाद जो फिल्म मंत्री भी बने, और सेवाराम ललितपुर के। इन तीनों लोगों को इटावा के सर्वे के लिए भेजा। इन्होंने साहब को रिपोर्ट ये दी कि साहब वाकई अब बात जो कह रहा था, ये लोग चुनाव जीतने जा रहे थे, मुलायम सिंह ने जबरन चुनाव लुटवा लिया, अब आपको चुनाव वहां से लड़ना चाहिए, और ये सारे लोगों की इच्छा है कि आप चुनाव लड़ेंगे। सारे लोगों ने उनको ऊपर प्रेस डाला, आग्रह किया, विनती की। तो मानवर कांसी नाम नुकुर करते हुए चुनाव के लिए तैयार हो गई, और फिर कैजुअलिटी इटावा में हो गई। जब नामांकन करने जा रहे कांसीराम जी जा रहे थे, तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारा फौजी चुनाव लड़ा था हरनारायण सिंह यादव साहब बोले कि अब्बास, हमने बताइए सर कि हम चाहते हैं कि एक शेड्यूल कास्ट का आदमी जसवंत नगर से चुनाव लड़ाएं। हमने साहब ऐसा क्यों चाहते हैं आप, कि देखो भाई यादवों का नेता मुलायम सिंह है, तो कम से कम अपने समाज का लड़ाएंगे तो अपने समाज का आदमी मेहनत करके अपने समाज को इकट्ठा कर लेगा। तो हमने कहा जैसी आपकी इच्छा चाहें। तो डॉक्टर पन्नालाल खोड़े थे, उनको उम्मीदवार बना दिया गया। लास्ट मूवमेंट में वो पीठ दिखा गए। मानवर कांसीराम का बड़ा हुआ हौसला टूट गया कि जब चुनाव के दरमियान ही हमारा प्रत्याशी वहां हिम्मत नहीं जुटा पा रहा चुनाव लड़ने की, तो हमारी बात कैसे बनेगी। तो हमने साहब ये कोई बात रही आपकी, वो चयन तो आपने किया था, खादिम अब्बास ने तो चयन किया नहीं था। हमारा तो वो फौजी था मारने मरने वाला, जो सीमा पे गोली मारता गोली खाता है, आपने ये बात कह दी थी। तो कहने लगे ठीक है भाई समझ लें, हमें ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह अपने यादव समाज का नेता है और उससे ज्यादा तेरे मुस्लिम समाज का नेता है। तो हमने साहब ये गाली यहाँ मत दीजिए, आप ये गाली मत दीजिए, वो यादव समाज का नेता हो सकते हैं, मुलायम सिंह मुस्लिम समाज का नेता नहीं है। देश भर में हो सकते हैं लेकिन इटावा जनपद में नहीं हो सकते हैं। तो कहने लगे हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे जो उलमा लोग हैं, जो मौलाना लोग हैं, और जो संभ्रांत नागरिक हैं मुसलमानों में, हमारी उनसे सेटिंग करा सकता है। हमने बिल्कुल करा देंगे। तो हमने उनकी सेटिंग रामगंज रोड पर जनता बैंड है, उसके ऊपर हनीफ पहलवान का मकान था। हमने अपने जितने प्रमुख मुस्लिम लीडर थे, वो किसी भी पार्टी के रहे हों, और ख़ास तौर से उलमा हमारे वहाँ मौजूद हुए। तो बोले भाई देखो, हम मैं आप पे भरोसा नहीं, कितना स्पष्टवादी मैंने आज तक कोई लीडर देखा नहीं। हमारे उलमाओं के बीच, हमारे मुस्लिम समाज के करीम के बीच वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, हमें आप लोगों पर विश्वास नहीं है कि आप लोग मुझे वोट देंगे, आप तो मुलायम सिंह को वोट देते हैं। तो हमारे जो सबसे बड़े धर्मगुरु थे मौलाना महमूदुल हसन साहब, वो बोले साहब ऐसा नहीं है, आप चुनाव लड़िए, इंशाल्लाह आप चुनाव जीतेंगे। तो वो मौलाना साहब से बोले कांसीराम जी कि मौलाना साहब क्या कह रहे हो आप, इंशाल्लाह हम चुनाव जीतेंगे। उनने कहा देखिए मैं फारसी जानता हूँ, मैं उर्दू जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी है, पंजाबी जानता हूँ, और इंशाल्लाह का मतलब भी जानता हूँ। इंशाल्लाह का मतलब होता है कि अगर अल्लाह ने चाहा, तो मौलाना ना खोपड़ी ला दी कि आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जो है, हमें इंशाल्लाह से डर लगता है। कि क्या डर लगता है, कि जब हम अभी चुनाव 91 में जनरल सीटों पर जब चुनाव लड़ा रहे थे, तो हमने बड़ी तादाद में मुसलमानों को चुनाव लड़ाया, और पश्चिम में 21 सीटें हमने कलेक्ट की कि ये चुनाव जीत जाएंगे। हम जो भी सभा करने जाते थे, अपार जनसमूह मुसलमानों को मरता था। लेकिन जब रिजल्ट आए तो अच्छा, वो सब मुसलमान कहते थे इंशाल्लाह जीतेंगे, जीतेंगे साहब, आप बेफिक्र हो, जीतेंगे इंशाल्लाह, जहाँ जाओ इंशाल्लाह, जहाँ जाओ इंशाल्लाह। और जब रिजल्ट आया
तो जो 21 हमने कलेक्ट किए थे कि हम सिर्फ जीत ही लेंगे, तो सिर्फ मात्र पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम चुनाव जीता था उस समय। तो कहने लगे राणा साहब इंशाल्लाह आप कह रहे हम जीतेंगे, तो हमारे तो हमने समीक्षा की, हमारे जिताऊ कैंडिडेट कैसे हार गए। तो मानवर कांसी नाम ने समीक्षा में निकल के ये आया कि जब मुस्लिम कैंडिडेट आए तो हमने कहा चुनाव कैसे हार गए, तुम तो जीत रहे थे, बहुत अच्छी सभाएं तुम्हारी हुई थी। तो सब लोगों ने मुंह लटका लिया, मुंह नीचे झुका लिया सर। तो उसमें एक मौलवी साहब थे, वो बोले साहब ऐसा है कि सब चुनाव जीत रहे थे और बड़ा अच्छा इनका चुनाव चल रहा था, लेकिन आखिर में मुसलमानों ने लाहौल बिला कुब्बत पढ़ दी इनके ऊपर। तो मौलाना साहब बहुत जोर के हंसे कि साहब हम इंशाअल्लाह का तो मतलब जानते हैं, लाहौल बिला कुब्बत का मतलब क्या होता है। तो हमें कि बताया मौलवी साहब जो सज्जन थे कि लाहौल बिला कुब्बत का मतलब होता है अक्सर शैतान को भगाने के लिए करा जाता है। तो ऐसा मत करना कि आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो कह रहे हो और आखिर में कांची राम के ऊपर लाहौल पढ़ दें। तो फिर मौलाना साहब बोले कि बहुत दूर के हंस के बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको वोट देंगे, हमारा समाज आपको वोट देगा और फिर आपका नसीब कि अल्लाह आपको जिताता है आपको हराता है, फिर वो आपका नसीब है, हम लोग आपको वोट देंगे। मुसलमानों ने जब चुनाव हुआ तो मानवर कांसी राम को 90% मुसलमानों ने जसवंत नगर से लेकर औरैया तक वोट दिया। और यही कारण रहा कि मानवर कांसी राम इटावा से पार्लियामेंट मेंबर बने। मुसलमानों ने मुलायम सिंह के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, उनका कैंडिडेट 3 दफा पार्लियामेंट रह चुका था, राम सिंह साख। और हमने नारा क्या दिया था, मानवर कांसी राम को चुनाव लड़ाया था, बाकी राम झूठे राम असली राम कांसी राम। उस समय जय श्री राम के बहुत नारे लगते थे, राम मंदिर का बड़ा ढिंडोरा पीटा जा रहा था, राम विलास पासवान का बहुत बड़ा नाम था, एक रामराज थे जिन्होंने उदित राज अपना नाम बाद में रख लिया, उनका भी जलजला था। और हमने कहा बाकी राम झूठे राम असली राम कांसी राम, इस नारे पे चुनाव बन गया और मानवर कांसी राम चुनाव जीते। लेकिन अब जसवंत नगर की घटना बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सब लोग सुने। जब वो हमारा कैंडिडेट जसवंत नगर से भाग गया, हम मुलायम सिंह के सख्त विरोधी थे, राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से, क्योंकि हम कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया जो 3 दफा पार्लियामेंट मेंबर रहे, हम उनके शिष्य थे और मुलायम सिंह भी उनके शिष्य थे। सन 67 में मुलायम सिंह पहली बार वो लोकसभा जीते, कमांडर साहब तीसरी बार ये पहली बार विधानसभा जीते। तो ये बताना चाहता हूँ, जब मानवर कांसी राम ने कहा कि खादिम अब्बास, हम तो उससे अब्बास कहते हैं लेकिन आज जो खादिम से संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि खादिम का मतलब सेवक होता है, कि हम प्रैक्टिस बतौर अपना एक प्रयोग करने जा रहे हैं। हमने क्या करने जा रहे हैं साहब कि हमारा कैंडिडेट तो भाग गया और मुलायम सिंह वोटों का लुटेरा है, उसके लोग हमारे लोगों को वोट नहीं डालने देना चाहते हैं और मुलायम सिंह की स्टैम्प गाड़ी फंसी हुई है, तो क्यों ना हम मुलायम सिंह को सपोर्ट कर दें। अब हमारे साथ आग लग गई। हमने कहा जिस आदमी से लड़े भिड़े अभी तक हमारी राजनीति उसके मुकाबले में रही, ये उसको जिताने की बात कर रहे हैं। तो जब हम थोड़ी देर को ठिठ के तो कहने लगे जवाब दे, हम प्रयोग है हमारा, तो हमने साहब जो चाहो सो आप करो, मरता क्या नहीं करता, जो चाहो सो करो। तो हमने जो रोड मैप तैयार किया था उसमें जसवंत नगर का एक तमेरी गांव है, सबसे पहली सभा जो 50 सभाओं का रोड मैप तैयार किया था, तो मानवर कांसीराम की पहली सभा जसवंत नगर क्षेत्र में जहां मुलायम सिंह का नार खड़ा हुआ है, जहां से मुलायम सिंह विधायक बनते हैं, वहां लगाया तमेरी गांव। शेड्यूल कास्ट का मिशनरी लोगों का जुझारू लोगों का गांव था। मानवर कांसीराम की पहली सभा वहां लगाई। तो मानवर कांसीराम ने जो उद्बोधन किया, तो उद्बोधन उन्होंने क्या किया, इससे पहले एक मिनट मेरी बात सुनने सर। हमने कहा कि मानवर कांसी राम जी हम आपको सरप्राइज देंगे। अभी तो हमने कहा कि बाकी राम झूठे राम असली राम कांसी राम। तो हमने उस मुंश से कहा था कि तंबू, तंबू में बम्बू, बम्बू में रस्सी, रस्सी में खूंटा। हम लोग जब प्रचार के लिए जा रहे थे तो एक गांव में एक जगह लाउड स्पीकर लगा हुआ था, वहां तंबू बम्बू रस्सी खूंटा आ रहा था। तो वहां एक महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, तो उनके लोग बोले महाराज जी आज तुम राम की बात नहीं कर रहे हो, किशन की बात नहीं कर रहे हो,
शिव जी की बात नहीं करे, तंबू बम्बू रस्सी क्या लगा रखा है? तो ना खामोश। इस इटावा की धरती पर एक राक्षस चुनाव लड़ने आया है, उसका नाम है कांसी धाम। वो 1585 की बात करता है। तो आज हम राम जन्मभूमि की बात नहीं करेंगे, हम कृष्ण भूमि की बात नहीं करेंगे, हम काशी भूमि की बात नहीं करेंगे, हम उस राक्षस कांसी राम को परास्त करने की बात करेंगे। कि तंबू और बम्बू और रस्सियों में खूंटा कह रहे हैं, इसका मतलब समझ लो। ये तंबू क्या है? ये ब्राह्मण है। ये जभी तक टंगा हुआ है जब तक कि ठाकुर का बम्बू खड़ा हुआ है। ये ठाकुर का बम्बू जभी तक खड़ा हुआ है जब तक कि बनिया की रस्सी तनी हुई है। और बनिया की रस्सी जभी तक तनी हुई है जब 85% का खूंटा, यादव लोधी काठी गड़रिया तेली तमोली धोबी मंगी धानु कमार कुमार चहार, ये जब तक 85% का खूंटा गड़ा हो रहेगा तब तक ब्राह्मण का तंबू तना रहेगा, ठाकुर का बम्बू खड़ा रहेगा और बनिया की रस्सी तनी रहेगी। इसलिए इस राक्षस को कांसीराम को हराना है। जब हमने मन से ये मतलब कहने का भाषण दिया तो कांसीराम हमारे पीछे से बहुत पीठ थपथपाने लगे कि इसने तो राक्षस मुझे बना दिया। हमने आपको राक्षस नहीं बना दिया, राक्षस आपके शत्रुओं ने बना दिया। हमारे तो आप देवता हैं। आपने अपना कि नहीं नहीं नहीं, फिर क्या है? फिर हमने साहब उसको दोहराया। तो जब मानवर कांसीराम का भाषण शुरू हुआ, क्योंकि बात बड़ी हो जाएगी, तो मानवर कांसीराम ने क्या कहा अपने बहुजन लोगों से, बहुजन समाज के लोगों, दलित शोषित समाज के लोगों, हम आपके इटावा लोकसभा से चुनाव लड़ने आए हैं और हमारा जो प्रत्याशी पन्नालाल खोड़े था उसने पीठ दिखा दी है। अब यहाँ से चुनाव मुलायम सिंह लड़ रहा है। मुलायम सिंह अभी तक ब्राह्मणवादी ताकतों को मजबूत करता रहा है। अब उन्होंने इकट्ठा होकर इसको अपदस्त कर दिया है, इसको हटा दिया है, सरकार से इसकी छीन ली है। अब वो नहीं चाहते कि मुलायम सिंह सदन में भी पहुंचे, लेकिन इसकी बुराई क्या है, वो इन्हें क्यों पसंद नहीं कर रहे समझ लो। इसलिए ये टेढ़ा मेढ़ा नाश्ता है। वो इन्हें अब पसंद इसलिए नहीं है कि ये टेढ़ा मेढ़ा नाश्ता है, और मुझे मुलायम सिंह इसलिए पसंद नहीं है, ना पसंद रहा है कि तू टेढ़ा मेढ़ा नाश्ता ही क्यों है भाई। वो नाराज इसलिए ये टेढ़ा मेढ़ा नाश्ता है, और कांशीराम मुलायम सिंह के खिलाफ इसलिए है कि ये टेढ़ा मेढ़ा नाश्ता ही क्यों है। इसने वोट लूटा है, इसने वोटों पर डकैती डाली है। हम जसवंत नगर क्षेत्र में घूमे हैं, हमें अपने समाज के लोगों ने, दलितों ने बताया है कि साहब जब से देश आजाद हुआ हमने ये नहीं जाना कि वोट की पूर्ति होती क्या है। मुलायम सिंह के गुंडे आते हैं और वोट डाल ले जाते हैं, मतदान स्थल पर जाते हैं तो चार सब तमाचे देते हैं, भगा देते हैं। तो हम ये सब जानते हैं, लेकिन इस वक्त मुलायम सिंह का जीतना जरूरी है, क्योंकि ये जीतेगा तो ये उनके लिए आज ये अवरोध उनको रोकेगा और बहुजन समाज अपना काम सुचारू रूप से करता रहेगा। तो ये मानवर कांसीराम की सोच थी। मानवर कांसीराम ने मुलायम सिंह को लिए वोट मांगा कि ऊपर वाला वोट कांसीराम के हाथी को देना और नीचे वाला वोट मुलायम सिंह के हल्दर किसान को देना। यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह का नार जसवंत नगर में गड़ा हुआ है। मुलायम सिंह ताकतवर नेता है, उसमें वोट ट्रांसफर करने की शक्ति और कुव्वत है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मानवर कांसी राम मुलायम सिंह को वोट अपना दलित समाज का ना दिलवाते, अपनी पार्टी का वोट ना दिलवाते, तो मुलायम सिंह की बहुत करारी पराजय होती। मुलायम सिंह दर्शन सिंह के मुकाबले बहुत बड़े अंतर से हारते। तो मुलायम सिंह को उस जसवंत नगर क्षेत्र में 47,000 वोट मिले जब मानवर कांसीराम ने वोट बहुजनों का ट्रांसफर करा दिया। लेकिन मानवर कांसीराम को कितना वोट मिला? उस विधानसभा क्षेत्र में मुलायम सिंह का कैंडिडेट खड़ा हुआ था राम सिंह शाक। मुलायम सिंह ने कतई कांसीराम का कोई साथ नहीं दिया, अपने कैंडिडेट के लिए ईमानदार बने रहे। लेकिन एक ऐसी फिजा हवा बनी जब मुस्लिम समाज मानवर कांसीराम के लिए सड़कों पे आ गया तो सारे लोग मतलब कहना का एक दिन तो मतलब कहना का हाथी के लिए तैयार हो गए। तो 47,000 वोट मुलायम सिंह को और मानवर कांसीराम को जसवंत नगर में मात्र 26,000 वोट मिले। मुलायम सिंह और कांसीराम के वोटों का फर्क 21,000 वोट था। और लोग को प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं कि मानवर कांसीराम को मुलायम सिंह ने चुनाव जिताया। अगर मुलायम सिंह को कांसीराम चुनाव न जिताते तो मुलायम सिंह की जमानत जब्त हो जाती। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं इटावा का रहने वाला हूँ और जो बात कह रहा हूँ निर्वाचन कार्यालय तो उठा लीजिए।
रिजल्ट निकाल लीजिए। मानवर कांसीराम को मुलायम सिंह के विधानसभा क्षेत्र में 26,000 वोट और मुलायम सिंह को 47 समथिंग मिले। तो इस तरीके से मुलायम सिंह चुनाव जीते। फिर मानवर कांसीराम से इनका आगे समझौता हुआ। समझौते में भी हम लोगों ने अड़ंगा लगाया, तो हमने लोग नहीं चाहते थे, और हम कांसीराम से भिड़ गए दिल्ली में। किस बात पे भिड़ गए? उन्होंने कहा कांसीराम, मानवर कांसीराम बोले कि हमने, मुलायम सिंह मेरे पास आया था, तो हमने उससे ये कहा कि भाई देख, तुम लीडर नहीं है, तू डीलर है। तो हमने कहा हमें ये बात क्यों सुना रहे, इटाई वालों की बात क्यों सुना रहे हो? लाल सिंह लोधी पीटीआई बोले कि साहब ये बात सुनाना क्या मतलब है? कि मतलब ये है कि हमने उससे कहा तू अब लीडर बन, अपनी पार्टी बना। तो उसने अपनी पार्टी बना ली है, चंद्रशेखर से संबंध तोड़ लिया है, और 93 में वो हमसे समझौता करना चाहता है। तो हमने कहा साहब, मुलायम सिंह का इतिहास उठा के देख लीजिए। मुलायम सिंह ने कोई भी ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जहां उठा टांग उठा के छिड़काव ना किया हो। पहली चीज, सबके साथ धोखा किया है। लाल सिंह लोधी पीटीआई बोले कि साहब, कमांडर साहब के वो शिष्य हैं, शागिर्द हैं, उन्होंने कमांडर साहब को धोखा दिया, उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को धोखा दिया, उन्होंने किससे धोखा नहीं दिया। मानवर कांसीराम बोले भाई तुमसे मशवरा कर रहे हैं, उन्हें धोखा किया, हमने मान लिया। हमने उसके लिए वोट भी मांगा था, क्योंकि कहा था ये लुटेरा है, इसने तुम्हें वोट नहीं डालने दिया। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई, आज फिर परिस्थितियां बदल गई। तो हमने कहा मानवर कांसीराम जी से, किन मुलायम सिंह की बात कर रहे हो, किन से समझौता करना चाहते हो? हुआ ऐसा कि बाबा रामनाथ यादव को जब हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन कराई मैनपुरी में, बहुजन समाज पार्टी, बाबा रामनाथ यादव कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे 1974 में। बहुत शार्प लीडर थे, बहुत लाजवाब लीडर थे, बहुत दमीनी लीडर थे। तो जब उनको बसपा ज्वाइन कराई, बसपा की सदस्यता दिलाई मैनपुरी में, तो जब हम लोग मैनपुरी इटावा चले, तो रास्ते में पड़ता करहल। तो करहल पर मानवर कांसीराम ने ड्राइवर के, बाबा रामनाथ यादव बोले मानवर कांसीराम से, ये मुलायम सिंह के गुरु मेंबर साहब नत्थू सिंह यादव का इलाका है। गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, गाड़ी में 3 लोग थे, साहब थे, बाबा रामनाथ यादव थे, और अगली सीट पे हम बैठे थे ड्राइवर के बगल में। तो उन्होंने बहुत जोर कर ड्राइवर का हाथ मारा, रोक 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 रोक। गाड़ी रुकी, बाबा साहब से, बाबा रामनाथ से बोले कि बाबा क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? यानी मुलायम सिंह का नाम लगते जाते मुझे करंट लग गया हो। तो वो कुछ नहीं बोले। तो हमने साहब ये कह रहे थे कि ये नत्थू सिंह यादव मेंबर साहब का क्षेत्र है, जो मुलायम सिंह के गुरु हैं। तो साहब ने बाबा रामनाथ यादव से क्या कहा था, कार में ये कहा था कि बाबा, सबसे बड़ा अगर बहुजन समाज का कोई शत्रु है, 85% का कोई सबसे बड़ा शत्रु है, उसका नाम मुलायम सिंह है। ये कुल्हाड़ी का बैंट है, जब तक इसे परास्त नहीं करोगे, बहुजन समाज की बात बनने वाली नहीं है। तो हमने साहब, आप तो ये कह रहे थे, वो आज आप ये कह रहे थे कि वो समझौता करना चाहता है। तो कांसी राम जी हमारे ऊपर खिसिया पड़े, हमारे ऊपर भड़क गए, और भड़कने के बाद बोले तुझे मालूम है आज की परिस्थिति क्या है? 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद फिरका परस्तों ने तोड़ दी है। आज भारतीय जनता पार्टी का कद इतना लंबा हो गया है कि जमीन पर खड़े होकर आसमान छू सकता है। तू हमें वो दिला रहा है, तू कितना बड़ा मुलायम सिंह का विरोधी है। मैं बहुत बड़ा उसका विरोधी हूँ, लेकिन आज बात विरोध की नहीं है। आज उन लोगों को सजा देने वाली बात है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के परिनिर्वाण दिवस पर बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दी है, उन्हें सजा देने की बात है। और इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के कद है कि सड़क पर खड़े होकर आसमान छू लेगी। हमसे बोले अब्बास तुझे अपनी औकात नहीं मालूम, इसलिए तू हमसे ऐसी बात कर रहा है। कांसी राम अपनी औकात जानता है, तिनके उड़ जाएंगे, किसी का पता नहीं चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी विशाल बहुमत में जीत जाएगी। हम खामोश हो गए, बात उनकी दमदार थी, बात वजनदार थी। तुमने कहा अपना तो गुस्सा थू, गुस्सा मुझे भी है। तो जब समझौता हुआ, तो हमने कहा साहब आपने समझौता कर लिया, इटावा की सीट आप लाल सिंह लोधी पीटीआई को दिला दें विधानसभा की। कि नहीं, हमारा समझौता हो गया, जो फर्स्ट है वो लड़ेगा, जो सेकंड है लड़ेगा। जहाँ हम फर्स्ट है सेकंड है लड़ेंगे, जहाँ वो है लड़ेंगे।
इस तरीके से समझौता हो गया। तो हम तमाम मुलायम सिंह के विरोधी होने के नाते भी हमने मैनपुरी के मैदान में नारा दिया था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, असली राम कांसी राम, बाकी राम झूठे राम। और ये नारा मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा वरदान बन गया। और उसके बाद कांसी राम दार्शनिक थे, भव्य दृष्टा थे, बहुत ऊंची सोचने वाले व्यक्ति थे। जब सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी तो दोनों के 176 एमएलए बने, अकेले भारतीय जनता पार्टी के 177 बने। तब कांग्रेस के सहयोग से, कम्युनिस्टों के सहयोग से और आपके अजीत सिंह के सहयोग से मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। हाँ, मानवर कांसीराम ने वहां और कहा था कि अगर हम पावर में आए तो मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मानवर कांसीराम ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। और 1995 में जब प्रधानी के चुनाव हुए, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह के लोगों ने नो ड्यूज नहीं मिलने दिए, लोगों को पर्चे दाखिल नहीं करने दिए, बीडीसी के, जिला पंचायत सदस्य के, प्रधानी के। तो हम लोगों ने आगरा में, मायावती वहां मौजूद थी, इन लोगों ने बड़ा हमारा इस्तकबाल किया कि साहब से कहो, साहब से कहो, साहब से कहो। तो हमने साहब से ये कहा, हमने आप तो कहते थे कि दलितों का कोई नुकसान नहीं होगा, मुख्यमंत्री आपने उसे बना दिया है, उसके लोग जो है पर्चा दाखिल नहीं होने दे रहे। तो मानवर कांसीराम ने कहा कि हम तो उसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, हमें लगता है इसकी सोच प्रधानी तक सीमित है। और मानवर कांसीराम ने, डेरापुर का एक विधायक सपा का मर गया था, दोनों लोगों को वहां जनसभा संबोधित करनी थी। हम लोगों की आगरे में बातचीत हुई, हमारे बहुजन समाज के जितने मंत्री थे सब वहां पर मौजूद थे, वहां गए। और वहां जो है 95 में, अब सवाल ये उठता है कि बहुजन समाज के लिए मानवर कांसीराम ने क्या क्या त्याग किया, पार्टी को कितनी बुलंदियों तक पहुंचाया। और जब 95 में गठबंधन टूटा तो मानवर कांसीराम ने कहा कि विधानसभा भंग कराएंगे, अब नए चुनाव में जाएंगे। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, सारे लोगों ने जो मानवर कांसीराम को मनाया कि अभी तूफान थमा नहीं है, तूफान चल रहा है, हम लोग फिर परास्त हो जाएंगे। नतीजा ये निकला कि मानवर कांसीराम ने मुलायम सिंह से समर्थन वापस ले लिया और मुलायम सिंह धरती पर आ गए। और भारतीय जनता पार्टी ने भारत से सहयोग किया। तो मानवर कांसीराम, बाबा रामनाथ यादव, जो बाबा रामनाथ यादव को कांसीराम ने पहले राज्यसभा का घोषित किया था, मायावती किया था, जैन मेहरोत्रा को फिर टिकट दे दिया। बाबा का मन भारी हो गया, हमने, हमारी एमएलसी उन्होंने चुना था, हमने एमएलसी का बाबा को लड़ाओ, बाबा बहुत काबिल आदमी है। तो बाबा को एमएलसी बनाया। तो बाबा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे मानवर कांसीराम। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये तल्ख सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मानवर कांसीराम बाबा रामनाथ यादव जैसे एक मजबूत आदमी को, एक परिपक्व आदमी को, एक जाबाज आदमी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उस समय मायावती ने टाइप कर लिया बीजेपी के नेताओं से, और बीजेपी के नेताओं ने क्या वीटो लगा दिया कि सांपनाथ गए तो नागनाथ आ गए। फिर मानवर कांसीराम ने विधानसभा भंग करने का प्रयास किया, फिर कांग्रेस ने और अजीत सिंह और कम्युनिस्टों ने फिर रोक दिया। तो मेरे साथियों, इस तरीके से मानवर कांसीराम की बनी। यहाँ पे प्रोफेसर साहब जो अहम बात छूट गई है वो और बता दें। वो बात यह है कि जब मायावती बुलंदशहर से उपचुनाव लड़ी, मानवर कांसीराम इटावा से चुनाव लड़े, कांसीराम चुनाव जीत गए, मायावती वहां से चुनाव हार गई और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया और नैनी जेल भेज दिया गया। उसके बाद नैनी जेल से वो छूट के आई तो मानवर कांसीराम ने होशियारपुर पंजाब की जो सीट अपने लिए तैयार की थी, उससे मायावती को उपचुनाव लड़ाया। और उपचुनाव लड़ाया तो हम अपने उत्तर प्रदेश में तो 5 विधानसभाओं पर एक पार्लियामेंट मेंबर होता है, वहां विधानसभा में कम वोट होते हैं तो 8 विधानसभाओं पर एक पार्लियामेंट होता था। उस समय आतंकवाद का वो चल रहा था, जगह जगह मिलिट्री डली हुई थी पंजाब के खेतों खलिहानों में। तो वहां चुनाव में मायावती को मानवर कांसीराम ने चुनाव लड़ाया। और मायावती की एक विधानसभा थी, वहां से पंजाब प्रदेश महिला विंग की सुखविंदर कौर, जिसका हस्बैंड पुलिस इंस्पेक्टर था, उसको कैंडिडेट बनाया। चुनाव चला, इटावा से जो लोग पहुंचे थे वो इत्तेफाक से सुखविंदर कौर के विधानसभा में लगाए गए।
उसमें हम खादिम अब्बास के अलावा लाल सिंह लोधी पीटीआई, चंद्रभान सिंह काची, देवेंद्र यादव, रमेश प्रजापति, चाची अनार देवी, रेखा छागला का हस्बैंड सुमित छागला इंजीनियर, ये सब लोग हम उसी विधानसभा क्षेत्र में थे। मानवर कांसी राम वोट डलने से एक दिन पहले आए और बोले कि ये बताओ यहाँ मायावती आई। बड़े गुस्से में बोले यहाँ मायावती आई। तो हम चुपचाप रह गए, सब लोग चुपचाप रह गए। चाची अनार देवी बोली किस मायावती की बात कर रहे साहब, कि हमें ये भी बताना पड़ा किस मायावती की बात कर रहे। उन्होंने कहा बहन जी तो यहाँ मतलब के अंत का जो है शक्ल तक दिखाने नहीं आई, उनका किसी ने साया तक नहीं देखा। कांसी राम जी आग बबूला हो गई और कहने लगे ऐसा है कि कल वोट डल जाएंगे, तुम लोग कल टावा निकल जाना, क्योंकि वो हमारे सांसद थे कांसी राम जी, बड़ा स्नेह हम लोगों से था। तो हम लोग होटल पे पहुंचे साहब, जहाँ बसपा का संचालन कर रहे थे मानवर कांसी राम। वहां सभी लोग पहुंच गए जिनके अभी हमने नाम बताए आपको। इतने में मायावती वहां पहुंची। जैसी साहब ने मायावती को देखा, हक 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 धक्के जाने लगे मानवर कांसी राम। चाची नारदे भी बोली साहब ये तुम्हें क्या हो गया, क्या कर रहे क्या कर रहे क्या कर रहे। तो वो जग चाची थी, तो बोले चाची तुम्हें नहीं मालूम ये बहुजन समाज पार्टी बर्बाद कर देगी। ये बताओ जब इसकी विधानसभा क्षेत्र वो थी जहां हमने पूछा था, बता बता वहां गई थी। ये लोग कह रहे थे वहां शक्ल तक दिखाने नहीं गई। अब वो चुप। बहरहाल मानवर कांशीराम फिर आग बबूला हो गए, भाग भाग। तो चाची मायावती को पकड़ के नीचे ले आई और हमसे बोले, उन्होंने हमें एक लिफाफा दिया जिसमें पैसे थे कि अब्बास कि सब पलटन को लेकर अभी फलाने टाइम पे गाड़ी मिलेगी, सीधे इटावा जाना। तो हम अभी मैं हाँ मैं उनका एक सेकंड होते थे। हमने वो पैकेट लिया और फिर हम साहब को वो वापस देने गए। हमें साहब आप हमको पैसे मत दीजिए, लिफाफा मत दीजिए, जो आपने पैसे दिए वो भी खर्च नहीं हो गए, वो भी अभी पैसे हैं। तो हम जब दोबारा वहां गए तो मानवर कांसी राम बाबा रामनाथ यादव से ये कह रहे थे कल 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, हम रात को 1:30 बजे पहुंचाएंगे, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे। और इतनी बात बाबा रामनाथ कहने के बाद फिर बुड़बुड़ाने लगे हमें तो पार्टी में नहीं रखेंगे, हम कल से निकाल देंगे, कल से निकाल देंगे। और तो देखा है तू यहीं खड़ा हुआ है, तू गया नहीं। अजय साहब जो अपना लिफाफा ले जाओ, आपने पैसे दे दिए कि नहीं नहीं, ले जा ले जा ले जा, रास्ते में काम आएंगे। हम सारे साथी इटावा चले आए, हम इटावा नहीं आए, हम सीधे दिल्ली गए। केंद्रीय कार्यालय में बाबा रामनाथ यादव देख रहे थे। हमने बाबा, हमने कहा साहब कल बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे, खराब फैसला। कि क्या? आपने हमने कहा उन्होंने आप आपको अब्बास साहब, आपके पास जी बहुत इंफॉर्मेशन है। अभी एक बार और इंटरव्यू करेंगे, कई बार करेंगे। आपने जो एक इसमें महत्वपूर्ण बात कही है कि बाबा रामदेव यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे वो। जी बाबा रामनाथ बाबा यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। जी अच्छा। मुख्यमंत्री बनाना चाहते। आप सुन तो लीजिए, आप उसका प्रमाण दे दें आपको कैसे बनाना चाहते थे। तब जब हमने बाबा को ये बात बता दी और कांशी राम जी 2 बजे करीब रात को वहां आए, तो बाबा ये बोले मानवर से कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस लिए बुलाई है? न कि तूने सूचना कर दी लोगों को? बाबा बोले कर दी। तो बाबा बोले कि आप मायावती को निकालने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा तुझे किसने बताया? अच्छा, ये बाबा पूरा अब्बास साहब, कांशी राम हम लोग चौंके। बात अब्बास नहीं मैं साहब। ये कर सर जी, अबे आधा मिनट में 30 सेकंड लेंगे सिर्फ मात्र, उसके बाद फिर हम अच्छा आपकी बात सुनेंगे। जी। 30 सेकंड ये कि जब मानवर कांशी राम से बाबा बोले कि आप हमें बताया क्यों नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ली बुला रहे हैं, तो वो दोनों लोग झगड़ गए आपस में। तो बाबा बोले कि आप तानाशाह हो कि नहीं, तुम्हें नहीं मालूम मायावती पार्टी कितना नुकसान कर रही हो, न तुम डिक्टेटर हो। तो ये दोनों बुजुर्ग लोग आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे प्रहार करने लगे वार्तालाप। तो बाबा रामनाथ ने ये कहा, ये बताओ साहब तमाम बुराइयां थी, तमाम कमियां थी, क्या आपने शो को नोटिस दिया? कारण बताओ, नोटिस दिया, उसे उसकी कोई गलती बताई? तो उन्हें क्या जरूरत है उसको बताने की? तो उन्होंने कहा ये नहीं, ये तानाशाह प्रवृत्ति मत चलाइए आप। अगर उससे कोई शिकायत थी तो उसको लिख के भेजो, उसका जवाब मांगो, उसके बाद कार्रवाई करो। तो बाबा लॉजिक बात कर रहे थे।
साहब दूसरी बात कर रहे थे, मिशनरी वाली बात कर रहे थे। बहरहाल दोनों लोग लड़ते रहे, सुबह हो गया, बाबा ने अपना अटैची उठाई, अपना बैग उठाया, निकल दिए कि मैं किसी तानाशाह के नीचे काम नहीं कर सकता। बहरहाल फिर नॉर्मल दोनों लोग हुए और फिर कहने लगे, भाई बाबा तेरी बात लॉजिक है, हमें कारण बताओ नोटिस देना चाहिए, यहाँ हम तुझसे मात खा रहे हैं, लेकिन एक मेरी बात याद रखना बाबा, मैंने कहना कि कांसी राम ने ना तो कभी किसी चीज का खंडन मुंडन किया है, ना सफाई दी, ना अपना फैसला बदला है, लेकिन तुम्हारी लॉजिक बात है कि हमें कारण बताओ नोटिस देना चाहिए था, वो हमने नहीं दिया, पोस्टपोन्ड कर दो आप प्रेस। लेकिन एक बात ध्यान रखना बाबा जी, रामनाथ बाबा बहुत पछताएगा। कांसी राम तो फैसला लिए लेता वापस, पछताएगा बहुत। नतीजा ये निकला, जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, तो बाबा रामनाथ यादव जिनने मानवर से झगड़ के लड़के जीवन दान दिया था मायावती को, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में बाबा रामनाथ को स्थान तक नहीं दिया। हमारी बात पूरी हो गई और बातें बहुत सी हैं, क्योंकि 20 साल का अर्सा नहीं बहुत होता अब्बास है। साहब, 1 घंटा 10 मिनट हम लोग बातचीत कर चुके हैं, 1 घंटा 10 मिनट। तो कुछ बचा चलिए के रखिए, अगले एपिसोड में फिर चर्चा करूंगा तो उसमें चर्चा होगी आपसे, कुछ बचा के भी ठीक रखिए। सर, ठीक। तो मैं यह करना चाहता हूँ, अभी बात यहाँ समाप्त करता हूँ कि मानवर कांसीराम किंग मेकर थे। उन्होंने जो संकल्प लिया, जब मानवर कांसीराम की अंतिम विदाई हुई तो उनके पास बड़ी टिकड़े वाली अटैची थी, टिकड़ लगी हुई, उसमें 4 जोड़े और 3 पुस्तकों के अलावा कुछ नहीं थे। मायावती को समाज को बताना चाहिए कि मानवर कांसीराम का कोई बैक बैलेंस था। चलिए, मायावती को कोई चलो अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे विस्तार से इस विषय पर। शुक्रिया अब्बास साहब। तो ये थे 1 घंटा, इन्होंने, पुराने लोग का यही होता है, ट्रेनिंग इतना पावरफुल होता है, 1 घंटा लगातार बोलते रहे और पता भी नहीं लगा। आप अम्बेडकरनामा देखिए और अब्बास साहब जो बात कह रहे हैं उनको लोगों तक पहुंचाइए। शुक्रिया अब्बास साहब, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आप वाकई में रतन हैं और लाल भी हैं। तो आपको तो ईश्वर ने वो नाम दिया कि आप रतन भी हैं, लाल भी हैं और प्रोफेसर हैं। समाज के बहुत जागरूक व्यक्ति हैं। आपने ये जो कार्यक्रम चलाया और जो चला रहे हैं, हम बधाई देना चाहते हैं आप।